किसी ने आंसर निकाला है? किसी ने सॉल्व किया? नहीं, ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? दो सर्कल है, ये पॉइंट है, वन ऑफ द रेडियस इज 8 और एक 18, तो 8 तो छोटा वाला होगा और ये 18 है। There are two lines each with tangent to each other. The distance from the point of intersection to both circle as shown in a diagram. Point of intersection of these lines to the center of a circle with radius 8. मतलब अगर मैं इसका नाम x ले लूं तो मुझे x का वैल्यू चाहिए। तुम्हें सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है कहीं पे? अगर मैं ये 90 डिग्री दे दूं, ये 90 डिग्री दे दूं, तो क्या ये सब विजुलाइज करना होगा। हाँ, आज तुम लोग को असाइनमेंट शीट मिलेगा जिसमें ऐसे सम्स मिलेंगे तुम्हें। ये अगर अल्फा ले लूं तो क्या तुम्हें दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। C2 ये m ले लेता हूं, ये n ले लेता हूं, तो ट्रायंगल AC1M में, ट्रायंगल AC1M में साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा? AC1M इस ट्रायंगल में साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा? सर 8/x और ट्रायंगल AC2N में साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा? 18/x x या इसे भी ऐड करना होगा। ये 18 है और ये 8 है, x + 26 तब तो खेला खत्म, दोनों साइन अल्फा सेम है। तो 8/x = कितना? 18/x + 26, खेला खत्म। ध्यान से, तुम्हें सम लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा ये बनाओ, देखो क्या है। मैं थोड़ा सा लिखो रे, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है, बस क्लास देखते रहोगे तो फायदा नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट क्लास करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करूंगा, डिस्कशन से दिया था उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट क्लास में किया था, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक बार सम को पढ़ के देखो। चलो, 2 सर्कल्स, एक बार डायग्राम ड्रॉ करोगे क्या? थोड़ा सा टाइम देता हूं।
2 सर्कल्स बोथ ऑफ रेडियाई ए। खुद एक बार ड्रॉ करो। हाँ, थोड़ा सा टाइमर देता हूँ, टाइमर शुरू कर देता हूँ। 1 मिनट दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करके देख सकते हो। सर, हाँ बोल। तो ये आज के शीट का प्रॉब्लम्स है ना? आज का सीट का क्वेश्चन नंबर 2। हाँ हाँ सर, ठीक है। तुम लोग क्या कर सकते हो, सीट को एक दूसरे मोबाइल में शिफ्ट कर दो और उससे फिर सम को करके एक बार ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ जस्ट डायग्राम बनाने के लिए। और सोच भी सकते हो। दोनों सर्कल का, ये दोनों सेम सर्कल है। If two circles both of radii a touch each other and each of them touches internally a circle of radius twice a, तो twice a अगर है तो क्या हुआ, रेडियस a है, तब तो ये समझ में आ रहा है ना कि तुम्हें वो जानना होगा कि वो twice है, तो अगर वो उसका डायमीटर है मतलब वो सर्कल ऐसा है। ये a है, ये a है, ये देखो ज्वाइन द सेंटर, समझ में आया ना? ऐसे सम का जो एल्गोरिथम है वो है ज्वाइन द सेंटर्स, ज्वाइन द सेंटर्स हर समय। Then the radius of circle which touches all the 3 circle, मतलब वो मेरा ये सर्कल होगा जो ये तीनों सर्कल को टच कर रहा होगा। तो ये C1 ले लेता हूँ, ये C2 ले लेता हूँ, ये वाला सेंटर को C ले लेता हूँ, इसे C3 ले लेता हूँ। फिर से मैं कह रहा हूँ ज्वाइन द सेंटर्स। सिमेट्री से पता चल रहा है कि जब तुम ये खींचोगे तो ये इसके ऊपर 90 डिग्री होगा। सिमेट्री से पता चल रहा है क्योंकि दोनों सर्कल सेम है। तो ये इसका, तो ये A है, ये A है, तो ये A होगा, तो ये A होगा। ये R ले लेता हूँ, ये R ले लेता हूँ, ये R ले लेता हूँ, ये R ले लेता हूँ। तो क्या क्या निकाला जा सकता है, जरा सोचें। ये पूरा लेंथ कितना था, ये R था, ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ 2a twice a minus r। ये तो पूरा ट्वाइस है, तो केवल ये लेंथ हो जाएगा तुम्हारे पास ट्वाइस a माइनस r। तो और इस पॉइंट का नाम C है ये मेरे लिए। तो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगेगा, ट्रायंगल हाँ C सर। C1 C3 में तुम लगा सकते हो a प्लस r का होल स्क्वायर, मतलब C1 C3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू C3 C स्क्वायर प्लस C C1 होल स्क्वायर। तो ये क्या निकला, a प्लस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस a माइनस r का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ब्रेक करूं तो a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस ट्वाइस a r इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 4ar प्लस a स्क्वायर कैंसिल करो, r स्क्वायर कैंसिल करो, तो कुछ मिला 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ar प्लस 4ar। तो मतलब 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 6ar। तो निकालना क्या था, r। तो r इज इक्वल टू 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 से, दिस इज नथिंग बट क्या, ट्वाइस a बाय 3। खेला खत्म, यही तो चाहिए था, ट्वाइस a बाय 3। तो समझ में आ गया। तो वो सोचना होगा तुम लोग को रे कि किस टाइप से चीजों को मैनिपुलेट करोगे, देखना होगा।
You will get the sums like this. Okay, तो मैं ऐसे सम्स मैं दूंगा। तो घर में ट्राई भी करना होगा तुम लोगों को एक बार। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलते हैं। जैसे ये एक सम है, ठीक है, टाइम देता हूँ थोड़ा सा देखने के लिए ना, ध्यान से देखना है। तो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद और एक सम दे रहा हूँ। चलो 1 मिनट हो गया, आगे चल रहा हूँ। और अगर लिख रहे हो तो मुझे बोल दोगे सर रुक जाइए मैं सोच रहा हूँ, लिख रहे हो या सोच ही रहे हो, जो भी कर रहे हो। देखोगे एक बार ये सम। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नहीं है, मैं 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी डाल दूंगा, हाँ कभी कभी। ओके सर। ठीक है, तो मतलब जो अगर एक टाइप का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तो फिर और एक टाइप का क्वेश्चन अगर मेरे दिमाग में आता है तो मैं डाल देता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर होगा वो मैं बोल दूंगा। दो मिनट के लिए लिखो, मैं आ रहा हूँ। चलो 3 congruent circle each of radius r is inscribed in a bigger circle of radius 1. इसका मतलब क्या हुआ? दो मिनट मेरा पेन काम नहीं कर रहा, 2 मिनट को। तो ये एक सर्कल है, आंसर निकला किसी का? ये एक ये होगा सिमेट्री। ये सब में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है सिमेट्री, कि क्योंकि ये सब सेम है तो ये सिमेट्रिकल होगा। तो 3 congruent circle each of radius r is inscribed in a bigger circle. तो इसका जो एकदम बीच वाला पॉइंट है ये बड़ा वाले सर्कल का सेंटर होगा, बाकी सब होगा C1, C2 और C3, so that every circle is tangent to every circle. तो वो दिखने से लग रहा है सिमेट्री से कि अगर तुम ये सबको ज्वाइन करोगे तो ये पूरा एक, तो ये वाला जो ट्रायंगल है तुम ये देखने से ध्यान से देखो, C1, C2, C3 तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हाँ। और दिखने से लग रहा है क्योंकि चीज सिमेट्रिकल है तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, होगा या नहीं? यस सर। दिखने से लग रहा है ये, ठीक है, मैं दिखने से लग रहा है, मैं भी वही कह रहा हूँ, दिखने से लग रहा है क्योंकि सिमेट्रिकल है तो दिखने से लग रहा है कि अगर मैं ये खींचूंगा तो ये 90 डिग्री होगा। ये पूरा लेंथ कितना था?
1 1 1, जिसमें से ये आ रहे तो ये कितना हो गया? 1 minus 1 r. minus r. तो क्या निकल रहा है? 1 yes sir. cos 30 डिग्री हाँ, इज इक्वल sir. टू r by 1 minus r। तुम लोग का काम है निकालना। तो ऐसे सोचोगे, इस टाइप से अलग अलग तरीके से सोचना होता है। कभी तुम देख रहे हो पाइथागोरस लगा रहा हूँ, कभी ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूँ, मगर ज्वाइन द सेंटर्स, ज्वाइन द सेंटर्स। ठीक है, कि सपोज तुम्हें बोलेगा कि एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, सपोज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ पे ऐसे 3 सर्कल्स दिए हुए हैं। ठीक है, इस टाइप से 3 सर्कल्स हैं, फिर ऊपर में 2 सर्कल। चलो ये वाला सम मेरे तो मैं क्लास में करवाऊंगा, इसे यहाँ पे छोड़ दो, पहले ये लिखना है तो लिख लो। ट्रिग्नोमेट्री वाला सम मैं क्लास में करवाऊंगा ही, तो फिर वो कुछ एक चीज छोड़ देता हूँ क्लास के लिए। हाँ बोल दे जा, सुन रहा हूँ मैं तेरा बात। सर ऐसा क्वेश्चंस कौन से टाइप के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं? नॉर्मली ऐसे सम्स तुम्हें केवीपीआई में मिलेंगे, सीएमआई केवीपीआई में मिलेगा, क्या बोलते हैं पीआरएमओ में मिलेगा। ठीक है, उस टाइप के एग्जामिनेशन में मिलते हैं। हाँ बोल। ये कभी कभी जेई में भी आ जाता है। हाँ बोल। तो अगर नेक्स्ट ईयर दिया तब भी तो मतलब ये यूज में आएगा ना केवीपीआई? मैंने केवीपीआई अगर नेक्स्ट थोड़े सम्स आते हैं इस टाइप के। हाँ हाँ, मतलब क्लास 12 में अगर दूं, क्लास 12 में ज्योमेट्री के सम्स आते हैं। चलो आगे चल रहा हूँ। और एक मतलब क्या ना कि केवीपीआई या ये सब एग्जामिनेशन के लिए क्या है कि तुम्हें इस डायरेक्शन में सोचना होगा। समझ में आया? वो एक सोचने का डायरेक्शन है। ठीक है, जेई का डायरेक्शन थोड़ा सा अलग होता है और इसका डायरेक्शन थोड़ा सा अलग होता है। तो इस डायरेक्शन में अगर सोचोगे तो तुम फिर देखोगे जेई हो या आईएसआई का ऑब्जेक्टिव पैटर्न का बोल रहा हूँ, सब्जेक्टिव पैटर्न का नहीं बोल रहा हूँ, तो तुम्हें देख लगेगा कि हाँ वो सब टाइप का। ठीक है, थोड़ा मतलब थोड़ा सा एक तरीके का रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स है, तुम ये भी बोल सकते हो। ठीक है, मगर उस लेवल में नहीं कि जो ट्रिग्नोमेट्री जानता है, जो ये सब जानता है, उस लेवल में रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स है ये सब। चलो ये सम करके देखो क्या बोल रहा है, फिर आगे चलते हैं। लेट डी बी द पॉइंट ऑन द, 1 मिनट दे रहा हूं थोड़ा सा तुम लोग को सम को पढ़ने के लिए। टाइमर शुरू कर दिया है, 1 मिनट तक सम पढ़ के जरा सोचो क्या कर सकते हो। ठीक है, सर ऐसे क्वेश्चंस तो क्लास 9 के अगर मतलब आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल दिखे तब उनमें भी तो मिल सकते हैं। आर.डी. शर्मा में उतने ज्यादा नहीं है इतने इस टाइप के सम्स। ये वाला मिलेगा, ये मिलेगा क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल का है, मगर ऊपर वाले सम्स तुम्हें उतने नहीं मिलेंगे। ABC equals to BAC. Let D be the point on the side BC of a triangle ABC। इसमें एक्चुअली में कोई ऐसा थ्योरी नहीं है। जैसे इस टाइप के ज्योमेट्री में तुम बोलोगे सर थ्योरी क्या है, तो थ्योरी ट्रिग्नोमेट्री है और सर्कल है। ट्रिग्नोमेट्री और प्रॉपर्टीज ऑफ द तुम ज्योमेट्री में जो जानते हो उसी को यूज करके तुम्हें करना होता है। Let D be the point on side BC of triangle ABC। मगर वही है कि असाइनमेंट सीट तुम्हें मगर करना होगा, मैं जो असाइनमेंट सीट दूंगा तुम्हें, तभी उसके बाद चीजों को तुम समझ पाओगे। Let D be the point on the side BC of triangle ABC such that ADC is equal to BAC। If AC is equal to 21, the side of an equilateral triangle whose area is equal to the area of a rectangle with side BC and DC, with side BC and DC। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा अगर साइड दिया हुआ है? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो तुम्हारे पास हो जाएगा BC मल्टीप्लाइड बाय DC।
अब यहाँ पे क्या होता है ना कि हम कभी कभी इंडिविजुअली बीसी और डीसी को निकालने का कोशिश करते हैं, मगर उससे आंसर आता नहीं है। तुम अगर ट्रायंगल BAC और ट्रायंगल ADC में बात करोगे तो तुम्हें क्या क्या मालूम है? तुम्हें मालूम है एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC। एंगल C, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACD और AC इज इक्वल टू AC। तो एंगल साइड, तो एंगल साइड से तो तुम्हारे पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो अगर ये सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इसका ऑपोजिट जो है वो BC था, डिवाइडेड बाय इसका ऑपोजिट AC है, डिवाइडेड बाय ये एंगल किसके इक्वल होगा? तब ये एंगल क्या इसके इक्वल नहीं होगा? हाँ सर। यही तो होना पड़ेगा ना। तो इसका अपोजिट क्या है? इसका अपोजिट तुम्हारे पास मैंने पहले BC लिया है ना, BC लिया है, तो इसका AC डिवाइडेड बाय इसका अपोजिट क्या होगा? DC। तो तुम बोलोगे सर खेला ही खत्म हो गया, BC इंटू DC इज इक्वल टू AC स्क्वायर। मगर AC का लेंथ दिया हुआ है, देखो 441। तो अगर तुम्हें अब तो हो ही गया ना, क्या साइड ऑफ एन इक्वेटर ट्रायंगल हुज एरिया इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, तुम्हें मालूम है एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा? तो एरिया ऑफ स्क्वायर तुम्हारे पास है 441। देयरफॉर एरिया ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 441। तो हेंस इससे साइड का वैल्यू निकाल लो, खेला खत्म हो गया। वो तुम लोग का काम है निकालना, निकाल के देख लेना क्या होगा। कोई बहुत बड़ा बात तो अब है नहीं। √3/4 वो निकाल के देख लेना जो भी। एक बार ध्यान से देखना है तो देख लो। तुम लोग का मुझे क्लास लेना होगा। हाँ, मैं वो बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में एंट्रेंस लेवल में काफी लेट पढ़ाता हूँ, मगर अगर तुम लोग को केवीपी और ये सब में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के सम्स अच्छे खासे आते हैं, ठीक है, तो एक एटलीस्ट 2-4 घंटे का किसी एक दिन में क्लास लूंगा। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का। मगर फॉर द टाइमिंग मैं कुछ रिजल्ट्स अभी तुम लोग को दे देता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने कुछ रिजल्ट्स दिया था, मुझे याद है कि सर्कम रेडियस फलाना फुलाना कैसे निकालते हो, तो वैसे ही कुछ और रिजल्ट्स आज भी दे दूंगा। तो चलो आगे चल रहा हूं, ठीक है। अगर एक ट्रायंगल दिया रहता है ABC, और अगर तुम एक मीडियन खींचते हो D,
तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर होता है, हाँ, अगर AD मीडियन है तो। कोई कोई किताब इसको ऐसा भी लिखता है 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय 2। इसे अपोलिनियस थ्योरम कहते हैं। इस वाले को यूज करके तुम लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला निकाल सकते हो। लेंथ ऑफ मीडियन, जैसे लेंथ ऑफ मीडियन, कोई एक मीडियन का वैल्यू बोल रहा हूं, AD का वैल्यू बोल रहा हूं, तो ये 1/2 ऑफ रूट ओवर ऑफ ट्वाइस इंटू AC स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर होता है। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे और एक दो चीज लिखाऊंगा। ये सब चीज को याद रखोगे तो बेटर है, ठीक है, इसे तो याद रखना ही अपोलिनियस थ्योरम, और बाकी सबको भी याद रखोगे तो बेटर है। धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ बेटर है, क्योंकि कुछ दिनों के अंदर मैं क्या बोलते हैं, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, तो मैं डायरेक्टली KVPI के सम्स में जाऊंगा कुछ क्लास कराने के बाद डायरेक्टली। सर कब है बीच में एग्जाम? मैं KVPI का एग्जाम के बारे में इस साल तो अभी तक कुछ पता नहीं है। एग्जाम तो इस बार पीछे ही होगा, इसमें तो कोई शक नहीं तुम लोगों का। नॉर्मली तो नवंबर 1 तारीख को, नवंबर के फर्स्ट संडे को होता है, मगर लग नहीं रहा है कि इस बार नवंबर के फर्स्ट संडे को एग्जाम होगा। एग्जाम थोड़ा पीछे जाएगा इस बार, ठीक है। मैं तुम लोग को भेज दूंगा पास्ट ईयर के कलेक्शंस को और ये सब भेज दूंगा। तो उसके बाद 2 मिनट रुको, 2 मिनट इसे लिखो। मैं कुछ एक रिजल्ट्स लिखवाना चाहता हूँ। मेरे किताब में मैंने सब रिजल्ट लिख के रखा था, काफी दिन हो गया ना क्लास का। कहाँ गया मेरा वो कॉपी किताब, मुझे वही नहीं मिल रहा है। सर हाँ बोलते जा, सुन रहा हूँ। सर बायोलॉजी कैसे प्रिपेयर करेगा? मैं तो बायोलॉजी नहीं लिया। अरे थोड़ा सा घर में बैठ के पढ़ लेना, पास्ट ईयर का पेपर देख लेना कैसा समझ आता है, उसके बाद एक बार पढ़ के देख लेना, ठीक है। अभी तो वैसे ही करना होगा, और कोई चक्का और तो कुछ नहीं कर सकते। सर 12 में बायोलॉजी नहीं चाहिए क्या KVPY में? 12th में बायोलॉजी नहीं चाहिए होता है, इस साल तो चाहिए होता है। ठीक है सर। ठीक है सर चलो, हाँ बोलो। सर कल मैं JEE मेंस का एक मॉक पेपर देख रहा था जो ऑनलाइन होता है सर। उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस 12th के मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो 12th के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थे, तो मतलब क्या बेसिकली 12th का ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है? मतलब तुझे पता कैसे चला कि 12th के कॉन्सेप्ट के ऊपर है? सर क्योंकि 11th में मतलब मुझे वो नहीं मिला किताब में। क्या मतलब कैसे तू ढूंढ रहा था? मतलब तूने 11th का अभी तक क्या क्या पढ़ा है? सर थोड़ा बहुत ही पढ़ा है सर, ज्यादा नहीं, बट केमिस्ट्री का तो सर पता जितना कैसे देखा चला? मुझे लगा कि क्या वो केमिस्ट्री सर, टीचर से पूछ। मैथ्स में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैथ्स में तो वैसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम अगर डिफरेंस करता है तो 45 और 55 का डिफर करता है, ऐसा मगर नहीं है कि 30 और 70 का डिफर करे। मतलब 30-70 का तो डिफर नहीं करता है। हाँ 45-55 का डिफर कर सकता है कि हाँ एक 45% आ रहा है और एक 55% आ रहा है, ठीक है। सर मगर हम लॉग हाँ, का कोई आंसर कर सकेंगे? और लॉग का लॉग सम्स नॉर्मली पास्ट ईयर में आते ही नहीं है। मतलब लॉग का सम इंडिविजुअल, वही जैसे अभी जिस बोला कि सर क्लास, वो तुम सम को देख के कैसे पकड़ रहे हो कि इसमें केवल क्लास 12th का कॉन्सेप्ट लग रहा है। जैसे तुम देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री के सम्स नहीं आते हैं, मगर ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट हो सकता है कि लोकस निकालने में जरूरत पड़ रहा है। तो जेई में और तुम्हारा इसमें तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है ना बोर्ड लेवल में, कि बोर्ड लेवल में मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स के सम्स नहीं आते हैं। मेंसुरेशन है तो मेंसुरेशन का ही सम आता है। अब मेंसुरेशन और क्वाड्रेटिक को मिला के सम नहीं पूछा जाता है, या मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री को मिला के सम नहीं पूछा जाता है। मगर जेई में तुम देखोगे कि 2 टॉपिक को मिला के सम पूछा जाता है। तो इसलिए वहां पे ये बोलना कि क्लास 12th का इंपॉर्टेंस रखता है, 11th का कम आता है, जैसे उसके अनुसार तुम पास्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री उल्टा के देखो। हम ट्रिग्नोमेट्री में जितना टाइम दे रहे हैं मीनिंगलेस है, क्योंकि इतना सम तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में मिलेगा ही नहीं पास्ट ईयर में।
मगर बात वही होता है कि क्या ट्रिग्नोमेट्री का यूज केवल ट्रिग्नोमेट्री में पड़ेगा या ट्रिग्नोमेट्री का यूज बाद में जब हम सर्कल कर रहे होंगे तब भी हमें जरूरत पड़ जाएगा। तो तुम्हें वो चीज समझना होगा। तो अगर वो चीज समझ में आ गया तो खेला खत्म हो जाता है। तो अब जैसे ऊपर वाला सम दिया था तो ये सम अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये सम तुम लोग खुद कर लोगे एक बार। ये सम है, एक बार खुद कर लो, ठीक है। तो ये देखना है तो देख लो। 12th का नो डाउट ज्यादा इंपॉर्टेंस आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मगर इतना ज्यादा नहीं है कि 30-70 नहीं है, वो 40 और 50 के लाइन में ही है कि हाँ 12 50 के लाइन से आता है, टू 11th में 40 के लाइन से आता है। तो बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आता है अगर तुम अगर बोलोगे तो, ठीक है। और मुझे एक्चुअली में अभी ये बेटर लगता भी नहीं है कि तुम लोग अगर 11th का मॉक टेस्ट 2 महीने 3 महीने में अगर तुम्हें लगता है कि तुम जेई के मॉक टेस्ट को बना पाओगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे सोच में प्रॉब्लम है। मतलब अभी तुम्हें मॉक टेस्ट बना के फायदा नहीं है, ठीक है, कि जेई का मैं मॉक टेस्ट अब उठा के देखो कि कितना सम बन जाता है। चलो आगे, वो धीरे धीरे जब तुम लोग एक बार कोर्स एटलीस्ट 11th खत्म होने के बाद तुम दे सकते हो, मगर अभी मॉक टेस्ट देके फायदा नहीं है। चलो आगे देखते हैं। और तूने जो टेस्ट दिया वो ओरिजिनल जेई का पेपर था या फिर वो जेई का मॉक टेस्ट था? तो वो तो इंस्टीट्यूट डिपेंडेंट भी हो सकता है, तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा। तो चलो ये वाला सम करवाता नहीं हूँ, ये वाला सम तो अब तुम लोगों से हो जाएगा, ठीक है। बस मैं 1-2 रिजल्ट लिखवा रहा हूँ, प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ, मगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल तुम लोग को कराऊंगा। हाँ, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, लेंथ तो देखो एक स्टैंडर्ड है कि अगर हम इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी, तो ए के अपोजिट ए बी के, ये तो हम हेरोइंस फार्मूला जब लगाते थे तब भी हम जानते थे। लेंथ ऑफ द एंगल बाइसेक्टर जो होता है, जैसे अगर तुम ए के रेस्पेक्ट में निकालोगे, ये अगर एक एंगल बाइसेक्टर तुमने खींचा है, इसका अगर वैल्यू चाहिए ए बी सी डी का, तो ए डी इज इक्वल टू ट्वाइस डेल डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इंटू कॉसेक ए बाय 2 होता है। क्योंकि एक तरीके से तुम लोग को यह पता चलेगा कि क्यों तुम ट्रिग्नोमेट्री में हाफ एंगल फॉर्मूला सीख रहे थे, कहाँ यूज पड़ेगा क्योंकि ट्रायंगल जो है वो तो एक रियल लाइफ का फिगर है, ट्रायंगल का जरूरत तो हमें पड़ता है। तो देखो हमें जरूरत पड़ रहा है चीजों का, यहाँ से हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि हमारे पास जो पूछा जा रहा है वी आर गेटिंग द आंसर्स। तो ये लिखना है, किसी को लिख लो एक बार कॉपी में, ठीक है। सर डेल तो डेल का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। और इसका प्रूफ के लिए ज्यादा चिंता मत करो, मैं कुछ दिन के अंदर ही तुम लोग को इस वाले क्लास में, क्योंकि उस वाले क्लास में तो नहीं, इस वाले क्लास में मगर मैं तुम लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जब करवाऊंगा तो आई विल गिव ऑल दिस प्रूफ्स, या तुम लोग खुद ही कर पाओगे। मैं तुम लोगों को इतना वो दूंगा, क्या बोलते हैं, मटेरियल दे दूंगा कि खुद एक बार ट्राई कर सकते हो। तो चलो आगे चलते हैं, उसके बाद थोड़ा स्पीड में चीजों को खींचते हैं। मैं आज ये 12 सम को डिस्कस करना चाहता हूँ इसलिए, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में ही है, ताकि तुम लोग कर पाओ जब तुम लोग को मैं भी आज असाइनमेंट सीट दूं तो। मगर असाइनमेंट सीट तुम्हें करना होगा, अगर असाइनमेंट सीट में क्योंकि बंडल मारोगे तो मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट नहीं तो नेक्स्ट वीक के संडे तक तुम लोगों को मैं पास्ट ईयर केवीपीआई के सम्स देना शुरू कर दूं, फिर बोलोगे सर सम्स नहीं बनता है तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। If x plus 1 to the power 4 is divided by x minus 1 whole cube, the value of the remainder at x equal to 1, क्या करोगे? सर कोई रिमाइंडर? हाँ बोलो। आज की रिकॉर्डिंग में, हाँ मतलब एक क्लास था इसलिए अभी ज्वाइन किया हूँ, सॉरी सर। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी का कोई बात ही नहीं है। ये सब क्लास में जब आना है आओ, जब जाना है जाओ, तुम्हारे ऊपर है। If is divided by x plus 1 का होल क्यूब, तो क्या ऐसा सम जब देखते हो कि दिमाग में क्या आता है? रिमाइंडर में फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम, ये याद है? हाँ सर। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या था कि अगर तुम x plus 1 to the power 4 को डिवाइड करोगे x minus 1 होल क्यूब से तो एक कोसेंट होगा। तो इसलिए x plus 1 to the power 4 को जब तुम x minus 1 के होल क्यूब से डिवाइड करोगे तो एक कोसेंट आएगा प्लस एक रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर का डिग्री कितना होगा? रिमाइंडर कितना डिग्री होगा? क्योंकि तुम किससे डिवाइड कर रहे हो? क्यूबिक इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हो ना, तो क्वाड्रेटिक हो सकता है, तो rx। अब बोलो किसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है? क्या रहा है? वैल्यू ऑफ रिमाइंडर एट x इक्वल टू 1, मतलब r ऑफ 1 का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तुम भी बोलोगे सर बोर कर रहे हो, x का वैल्यू 1 डाल दीजिए ना। हाँ, x का वैल्यू 1 डालोगे तो ये 2 to the power 4, ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस कितना r ऑफ 1, हेंस r ऑफ 1 का वैल्यू 16 आ गया। ध्यान से देखो, कहीं डाउट है तो बोलो।
चलो आगे चलता हूँ, ठीक है। वो तो रिमाइंडर थोड़ा करवा दिया था, ये वो थोड़ा सा बहुत दिन हो गया ना, तो इसलिए एटलीस्ट ये देखो एक बार। As shown in a figure, PA and PB are tangents to the circle with center at O. Let R be the radius of the circle, L be the length of the tangent, then area of triangle PAB. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB कैसे निकाल सकते हो? तो ध्यान से सुनो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एक फार्मूला है, और ये सब फार्मूला याद रखो अगर इस लेवल में सम्स को सॉल्व करना चाहते हो। अगर ये वाला एंगल A है और ये लेंथ B है और ये लेंथ C है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होता है वो हाफ BC इंटू साइन ए होता है। और ये कोई बहुत हाहाकार वाला केस नहीं है कि हाँ सर बहुत अच्छा फार्मूला था, ये तुम भी जानते हो। परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करोगे तो अगर ये हाइट लोगे तो तुम जानते हो कि ट्रायंगल AMB में साइन ए का वैल्यू h/b होता है, मतलब h का वैल्यू b साइन ए होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फार्मूला होगा हाफ इंटू बेस, अगर c लोगे तो h, और h का वैल्यू अगर इसमें डाल दोगे तो ये हाफ इंटू c इंटू b साइन ए हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट हाफ BC साइन ए। तो ये कोई बहुत हाहाकार वाला फार्मूला नहीं है, आराम से ये क्लास 10th लेवल का ही फार्मूला है। तो ये फार्मूला, अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हमें कई बार जरूरत पड़ता है, तो ये फार्मूला लगा के यहाँ पे कुछ सोचा जा सकता है क्या? एक ट्रायंगल है, एरिया निकालना है किसका? PAB का। तो तुम्हें, क्योंकि इससे क्या फायदा हो गया कि तुम्हें अगर PA का लेंथ L है तो तुम PB का लेंथ भी जानते हो कितना, L. L. ठीक है। तो हाँ, तो इसे एक काम करते हैं, नीचे लेके जाते हैं और दोबारा शुरू करते हैं। अगर ये L है तो तुम्हें ये भी L मिल गया। If PA and PAB are the tangents to the circle with center O, if R is the radius, तो ये भी R हो गया। Then area of triangle PAB, तो तुम जानते हो ना, तो PAB का एरिया कितना होगा? ये तो हम जानते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB अगर मैं पूछूं एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? हाफ इंटू PA इंटू PB, और इस पूरे को अगर मैं थीटा ले लूं तो साइन थीटा। तो ये तो 1/2 L स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब थीटा कैसे निकले? थीटा निकालने के लिए अब मेरे पास दिमाग में आ रहा है कि क्यों ना मैं इसको θ/2 मान लेता हूं। अगर मैं इसको θ/2 मान लूं तो ट्रायंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल OAP में tan θ/2 कितना हो जाएगा? R/L. R/L. अब बोलो, क्या कोई रिजल्ट जानते हो साइन थीटा और tan θ/2 के बीच में? कोई रिजल्ट जानते हो? 2, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री चल ही रहा है ना अपना, tan θ/2 by 1 plus 1 plus tan theta by Square theta by 2. क्या समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला? sin 2 थीटा इज इक्वल टू क्या था? 2 tan थीटा बाय क्या? 1 plus tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाँ, तो ये वाला तुम्हारे पास क्या हो रहा है? sin 2 थीटा से तुम थीटा बाय, तो एंगल को क्या बना रहे हो? हाफ ही बना रहे हो। अगर तुम एंगल को हाफ बना रहे हो तो खेला ही खत्म हो गया। 2 को कैंसिल कर दो, कितना आया? L स्क्वायर इंटू tan θ/2। तो छोड़ दूंगा अब तो tan, तुम बोलोगे सर क्या बोल करते हो, ये सब हम निकाल लेंगे। हाँ तो निकाल लेना। हाँ, तो ये याद रखो, ठीक है। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री अभी हम लोगों ने कर लिया है एंट्रेंस लेवल में, तो इसलिए हाफ एंगल फॉर्मूला ये सब में तुम अलग तरीके से भी प्रूफ कर सकते हो। वो सब का पंगा नहीं है कि यही एक तरीका है प्रूफ करने का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे दिमाग में जो तरीका आ रहा है उस तरीके से मैं अभी तुम लोगों को करा रहा हूँ। तुम लोग तो अलग अलग तरीके से भी चीजों को कर सकते हो। थोड़ा सा लिखना है तो लिख लो, मगर थोड़ा सा लिखो रे, मैं फिर से कह रहा हूँ, केवल बैठ के देखो मत, तब दिमाग में नहीं आएगा। तब मैं जब अभी इसके बाद असाइनमेंट शीट तुम लोग को भेजूंगा तो उस असाइनमेंट शीट में तुम देखोगे कि तुम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा।
चलो उसके बाद वाला देखते हैं। थोड़ा सा लिखो बस एटलीस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आधे में ही आए आज। मुझे मैं 10-12 सम लेकर आऊंगा और वो खत्म करूंगा, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बोर हो जाता हूँ सेम चीज कराने से। चलो देखो, सम पढ़ के देखो एक बार। किस मैथ्स के यहाँ पे किस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हो, बोलो क्या क्या दिया हुआ है। मतलब अल्टीमेटली मैथ्स में तो वही है ना कि जो अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है उसका मैथमेटिकल मीनिंग चाहिए। तो चीज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये तो अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी को मैथ्स में चेंज करो। मतलब ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। और क्या है, और एक चीज इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है और एक? Side area twice of ये area कैसे यूज करूं? ये सर मीडियन, ये क्या बोल रहा है? सर मीडियन बना एरिया सकते हैं। ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ABC ADC। तब तो ये होने के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है कि डी मिड पॉइंट होगा, तब नहीं क्या? हाँ ठीक है, सर, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली क्योंकि दोनों का हाइट सेम है ना। और वो तो हम जानते भी हैं कि मीडियन 2 पार्ट में डिवाइड करता है। वो एक स्टैंडर्ड क्लास 9th का ट्रिक था हम लोगों का, हाँ, कि मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इन 2 डिफरेंट पार्ट्स। मीडियन जो है वो 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। RS अग्रवाल क्लास 9th, NCERT भी हो सकता है। तो इसका मतलब BD इज इक्वल टू DC मिल गया। तो BD इज इक्वल टू DC मिल गया, मगर ये भी तो सेम है, तब तो खेला ही खत्म हो गया। क्योंकि अगर ये दोनों सेम है तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा। ये एंगल कितना हो गया? थीटा। और ये एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। 120। तुम बोलोगे सर क्यों बोर करते हो, तब ये 30 डिग्री हो गया। जैसे ये 30 डिग्री हो गया तो ये ट्रायंगल तो एक सुंदर सा ट्रायंगल बन गया, राइट ट्रायंगल ABC। ये 90 डिग्री बन गया, जिसमें से ये लेंथ 3 है, ये 3 है, तो हो गया। उसके बाद तुम बोलोगे सर क्यों बोर कर रहे हो, निकाल लेंगे तो छोड़, निकाल लेना 10। इसके बाद ये एंगल 60 डिग्री है तो खेला, ये 30 डिग्री है, तो बाकी सब निकाल ही सकते हो। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के देख लेना। देखना है तो ध्यान से देखो। तो जो मतलब जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उस सब इंफॉर्मेशन को यूज करने का सोचना होगा। और यहाँ पे मैं तुम लोग को अभी वो नहीं, मैंने बस आधा घंटा पहले भी नहीं, आधा घंटा भी नहीं है, तुम लोग को ये असाइनमेंट सीट भेजा और बोला आज मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्योंकि काफी दिन से ये पेंडिंग था। हाँ, मेरा लास्ट 1 महीना में खुद काफी ज्यादा परेशान था मैं। कुछ मतलब मेरा सब कुछ उल्टे सीधे तरीके से चल रहा था, तो मैं चीजों को अब अरेंज कर रहा हूँ दोबारा। देखो एक बार पढ़ के। इसका रिकॉर्डिंग भी तुम लोग को मिल जाएगा, इसका PDF भी मिल जाएगा। किसी को अगर PDF नहीं मिलेगा तो वो मुझे मैसेज करेगा। हाँ, किसी को PDF अगर नहीं मिलेगा तो वो मुझे मैसेज करेगा। कुछ 2 मिनट रुको। हाँ, एक बार ये पढ़ के दे। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या किया जाए? सपोज O is an arbitrary point inside the triangle। ये सब बड़ा स्टैंडर्ड चीजें हैं।
लास्ट क्लास में पॉसिबली तुम लोग को मैंने ये प्रूफ करवाया था कि अगर ये सर्कल यूज करते हो तो ये रेडियस कैसे r इक्वल टू इन सर्कल जो होता था, एक वही ट्रिक दोबारा मैं लगाऊंगा, r इक्वल टू डेल बाय s. O is an arbitrary point inside an equilateral triangle. The sum of the length of perpendicular. अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है. परपेंडिकुलर का यूज कहां पड़ता है? परपेंडिकुलर का यूज कहां पड़ता है ये सोचो ना. एरिया निकालने के लिए. एरिया में. तो एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूं, ये ज्वाइन कर देता हूं. तो ये सोचना होगा कि परपेंडिकुलर है तो ये से ऑल्टीट्यूड आएगा. तो इससे a हो गया, ये साइड का लेंथ a ले लेता हूं. तो इंफॉर्मेशन मुझे मालूम है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लेता हूं एक बार. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू मेरे पास होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC. तो ट्रायंगल ABC इक्विलैटरल है इसलिए √3/4 a². एरिया ऑफ AOB क्या हो जाएगा, 1/2 P1 इंटू a. नहीं क्या, क्योंकि ये लेंथ है और ये P1 है. 1/2 P2 इंटू a प्लस 1/2 P3 इंटू a. तो खेला ही खत्म हो गया. तो दिस कैन बी रिटन एज क्या, P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू क्या, √3 2 टाइम्स ऑफ a. तो √3a/2 क्या होता है? अब वो देखने के लिए अब तुम्हें देखना होगा. एल्टीट्यूड के टर्म में पूछा है तो बना लो एल्टीट्यूड के टर्म में. तुम बोलोगे सर ये कौन सा बहुत बड़ा बात है, ये हाइट h है, ये a था और ये 60 डिग्री था, इसलिए h को क्या लिख सकते हो, a sin 60 डिग्री. मतलब क्या, √3/2a. तो खेला खत्म, √3 टाइम्स ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल. तो तुम्हें सोचना होगा इस टाइप से. देखो कि हमने ये फॉर्मूला 2 बार का लगा दिया. एक बार मैंने यहाँ पे लगाया जब मैंने लास्ट क्लास तुम लोग को ये इन रेडियस निकाल रहा था, एक बार मैंने अभी लगाया. तो ये दोनों से चीज अब तुम्हें थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ चलो भैया ठीक है, कि ये भी एक स्टैंडर्ड ट्रिक है. सर आंसर ए होगा या बी होगा सर? ये होगा ना आंसर. सॉरी √3/2 नहीं, सॉरी आंसर ये होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल. चलो आगे चलते हैं. ठीक है, कि थोड़ा देखना है तो देख लो, 1 मिनट का गैप देता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलता हूँ. सर यहाँ पे तो LHS में डायरेक्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करने से कैंसिल ही हो जाता. तो आंसर आता है? हाँ सर वही से आता है. नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से तुम्हारे पास P1 P2 P3 कैसे आता? ओ यहाँ पे ओ हाफ, यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू. ठीक, चलो ये वाला कुछ देखा देखा लग रहा है. सर मेथड ऑफ डिफरेंस है क्या? वही है, दिखने से लग रहा है. क्योंकि क्या है, ऊपर वाला क्या बना, 1 बाय क्या बना, देखना 2² - 1. तो मतलब क्या बना, 2 - 1 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 1/4 - 1 इंटू 4 प्लस 1 प्लस 1/6 - 1 इंटू 6 प्लस 1. जाते जाते 1/20 - 1 इंटू 20 प्लस 1. क्या फायदा, 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7. जाते जाते 1/19 इंटू 21. तुम बोलोगे सर छोड़िए ना, नीचे 1/2 दीजिए. क्यों, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर. क्योंकि हर फैक्टर का डिफरेंस 2 है. तो ऊपर 2/1 इंटू 3 प्लस 2/3 इंटू 5 जाते रहेगा. तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 क्या, 3 - 1/1 इंटू 3 प्लस 5 - 3/3 इंटू 5. जाते जाते लास्ट वाला क्या, 21 - 19/19 इंटू 21. तो अगर अलग अलग करोगे तो 1/2, 3 3 कैंसिल, 1/1 - 1/3 प्लस 5 5 कैंसिल, 1/3 - 1/5. लास्ट 21 21 1/19 - 1/21. तो अगर तुम चीजों को कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा, 1/2 1 - 1/21. खेला खत्म. जरा ध्यान से देखना है तो देख लो, फिर नेक्स्ट सब पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 उठाइए.
हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं और हम जानते हैं अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें अच्छा भी लगेगा। चलो ये देखते हैं, थोड़ा आगे चलो। तो मेथड डिफरेंस समझ में आ गया, सब कुछ सीखने का जरूरत नहीं है, मोडी समझ में आ गया। मेथड और विजडम फलाना फलाना 2 स्टेप लेके खत्म करो चीजों को, समझो हाँ क्या है। पर क्या देखो, द लेंथ ऑफ अ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज C. एंड इट्स एरिया दिया हुआ है C²/8। तो क्या यूज करूं, द सीकेंट ऑफ लार्जर ऑफ टू एंगल्स, ये सब तो यार आसान है। ये थीटा ले लो तो ये क्या हो जाएगा C cos थीटा, ये क्या हो जाएगा C sin थीटा, कोई भी एंगल को ले लो। तो डेल का वैल्यू क्या हो जाएगा हाफ, डेल का वैल्यू क्या था हाफ इंटू कितना C cos थीटा इंटू कितना C sin थीटा इज इक्वल टू क्या C²/8। C कैंसिल करो तो कितना आया, ये आ गया तुम्हारे पास cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो दिस कैन बी रिटन एज cos थीटा sin थीटा, कोई फॉर्मूला जानते हो क्या? हाँ, sin 2 थीटा/2। तो तुम बोलोगे सर ट्रिग्नोमेट्री हो गया, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो हेंस 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो 2 थीटा क्या क्या हो सकता है, 2 थीटा तुम्हारे पास 30 डिग्री हो सकता है 30 डिग्री और 150 डिग्री भी हो सकता है। तो थीटा का वैल्यू या तो 15 डिग्री होगा, नहीं तो 75 डिग्री होगा। तो एक 15 डिग्री होगा और एक 75 डिग्री होगा। तो हेंस खेला खत्म, निकाल के देख लेना आंसर। ठीक है, क्या पूछ रहा है, द सीकेंट ऑफ, जो सेक 75 निकालने बोल रहा है वो सब तो निकाल सकते हो, 75 को 45 प्लस फलाना डाल के। तो थीटा ये ट्रायंगल एंगल को देना वही, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा हमारे लिए आगे थोड़ा एक प्रॉब्लम भी था, तुम देख रहे हो कि धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री लग भी रहा है सम्स में। हाँ, हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री एंट्रेंस लेवल में किया नहीं था, मगर अब हमने ट्रिग्नोमेट्री को एंट्रेंस बोर्ड लेवल में खत्म कर दिया है। तो इसलिए वो एक बहुत बड़ा बात है। ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज है, मैंने वही मैं जो कह रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का यूज केवल ऐसा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज तुम्हें कहीं भी पढ़ सकता है, किसी भी टाइप के सम में पढ़ सकता है। उसका खेला, ट्रिग्नोमेट्री का खेला जो हम लोग खेल रहे थे, केवल ट्रिग्नोमेट्री के लिए नहीं खेल रहे थे। पास्ट ईयर में कितना सम आता है, ठीक है, ऑलमोस्ट आता ही नहीं है, तुम देखोगे ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री के सम्स। ये वाला एक बार देखो, क्वेश्चन नंबर 11। चलो आज 12 सम हमने डिस्कस किया, आज का थोड़ा स्पीड एटलीस्ट मैंने बढ़ाया है। PQRS is a square, SR is a tangent, PQRS is a square, x x x x, if TR equal to OS, ये रेडियस तो ये रेडियस तो ये रेडियस, हाँ खेला ही खत्म हो गया, हुआ है नहीं, क्या हो गया, ये ट्रायंगल तो रिजल्ट ही निकल गया तुम्हारे पास। क्या ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया SR स्क्वायर प्लस कितना OS स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा ट्वाइस R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 3R स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू कितना √3R। तो हुई तो गया, रेशियो निकालना, निकाल के देख लेना, खेला खत्म। तुम भी बोलोगे सर क्या सम है ये, ठीक है, मुझे भी पता नहीं रहता, मैं सम का फिगर देख के कई बार सोच लेता हूँ कि थोड़ा अच्छा सम होगा, पर कुछ था ही नहीं। आज डेलिबरेटरी भी बहुत ज्यादा मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत दिन के बाद मैंने क्लास शुरू किया, तो क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आज ऐसा कोई सम दो जिसमें मैं फंस जाऊं, ठीक है। मैं कभी कभी फंस भी सकता हूँ रे सम में, हाँ मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को पहले ही, मैं सम देख के मुझे लगता है अच्छा मैं दे देता हूँ, और फिर ऑलमोस्ट ट्राई किया जाता है सम को, मगर किसी लास्ट फेज के सम्स को मैं भी ट्राई नहीं करता हूँ, पहला कुछ सम्स को ट्राई करके छोड़ देता हूँ कि चलो उसके बाद क्लास में ही देखेंगे। इन ट्रायंगल ABC, इसका और एक खासियत होता है कि तुम क्लास में, मैं जब सोचता हूँ तो तुम सीखते हो कि कैसे सोचा जाता है। हो सकता है कि मैं नहीं बता पाऊँ, मगर एटलीस्ट तुम्हें ये एक्सपीरियंस होता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कैसे सोच रहा हूँ चीजों को। In triangle ABC, angle A is equal to 2π/3. Sides AB and AC vary in such a way that their product is unity. Let D be the intersecting point of BC
and the bisector of angle A, maximum value of AD is equal to, चलो छोटा सा डायग्राम बनाओगे। लास्ट सम में 2 मिनट देता हूं तुम लोग को, लास्ट सम में, इसके बाद तो छोड़ता ही हूं तुम लोग को, 2 मिनट दे रहा हूं। नेक्स्ट पीएसटी क्लास पॉसिबली थर्सडे मॉर्निंग को लूंगा। मॉर्निंग कितने बजे सर? मॉर्निंग लूंगा तो 10-11 बजे लूंगा। सर 10 से 11 क्लास है, उसके बाद ले सकते हैं आप। हाँ सर ठीक है, 11 बजे से ले लूंगा, ठीक है 11 बजे से ले। The triangle ABC angle A is equal to 2 pi by 3. Side AB and AC in vary such a way that in triangle ABC ये 120 डिग्री है, और 2 मिनट हुआ नहीं है, मगर पहले देख सोच लो तुम लोग भी एक बार, लास्ट समय ना। हिंट दे रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल के टर्म में सोचो, हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स इंटू इंक्लूडेड वाला जो था, सोच सकते तो उस टर्म में सोचो। हो सकता है अलग तरीके से भी आंसर आ जाए। डिग्री है, साइड ए बी ए सी वेरी इन सच अ वे दैट देयर प्रोडक्ट इज यूनिटी, मतलब ए बी इंटू ए सी 1 है। लेट डी बी द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बी सी विद द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो मतलब ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एडी, तो एडी का यूज कहां पड़ेगा? एडी का यूज कहां पड़ सकता है? मुझे ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो मैं एक काम करता हूं, इसका वैल्यू सी ले लेता हूं, इसका वैल्यू बी ले लेता हूं, तो क्वेश्चन में बीसी का वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो मुझे क्या क्या मालूम है? मैं ये जानता हूं, अगर मैं इसका एरिया del 1 लूं, इसका एरिया del 2 लूं, तो पूरा एरिया पूरा क्या था? del 1 प्लस del 2 था या नहीं? देखो ये तीसरी बार मिल रहा है कि एरिया को 2 अलग टाइम में भागा, जो मैंने भगा दिया। तो एरिया पूरा बड़े वाले का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बीसी इंटू कितना? साइन 120 डिग्री होगा ना, इंक्लूडेड एंगल। del 1 का एरिया क्या हो जाएगा? तुम्हें जैसे इसका लेंथ चाहिए तो इसका लेंथ x ले लेता हूँ, क्या? हाफ इंटू सी एक्स इंटू साइन 60 डिग्री प्लस हाफ इंटू बी एक्स इंटू साइन 60 डिग्री। तो क्या फायदा हुआ? तो जिसका साइन 120 डिग्री साइन 60 का वैल्यू सेम होता है, हाफ 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 कैंसिल हो गया, बीसी का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो 1 इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सीबी सॉरी एक्स बी। तो एक्स का वैल्यू 1 बाय बी प्लस सी। अब बोलो एक्स का क्या वैल्यू निकालना है? एक्स का क्या वैल्यू निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू। तो एक्स का अगर मैक्सिमम निकालना है तो बी प्लस सी का क्या निकालना है? मिनिमम। क्या यूज कर सकते हो? ठीक है, सी का वैल्यू 1 बाय बी, 1 बाय बी प्लस 1 बाय बी का मिनिमम क्या यूज कर सकते हो? तो AMGM हो गया, खेला खत्म। मैं जानता हूं AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM से मैं जानता हूं कि B प्लस 1 बाय बी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो हेंस इसका मिनिमम वैल्यू 1 बाय 2 है। खेला खत्म, लास्ट सम था, देखना है तो देख लो। तो आज यहीं पे चीजों को खत्म करता हूं। आज शाम या आज रात या कल सुबह तक तुम लोग को इसका एक असाइनमेंट शीट मिल जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आओगे, और उसके बाद ठीक है, मैं हो सकता है कि पीएसटी का एग्जाम भी लूं, हाँ ये सब क्लासेस का, ठीक है? आधे घंटे का कोई ऑनलाइन एग्जाम लूं, तुम लोग को देने के लिए बोलूंगा, तो एग्जाम दे सकते हो तुम लोग। तो चलो फिर।
तो यहीं पे ठीक है। तो इसका तो पीडीएफ तुम लोग को अभी मिल ही जाएगा, मैं पीडीएफ पहले ले लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास भी इसी टाइप से मैं 10-12 सम लेके आऊंगा, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग एक बार ट्राई कर लेंगे। सर बोलते जा, सुन रहा हूं मैं। सर ये पीएसटी क्लास का जो सर पहला वाला क्लास था वो तो हम अटेंड नहीं किया था सर, उसका वीडियो होगा क्या? नहीं होगा, हाँ सर। उसका वीडियो ओके नहीं सर। होगा। पीएसटी का क्लास मेरा सब वीडियो सब डिलीट हो गया है ना, इसलिए अभी वीडियो नहीं होगा। सर ऐसा इसका कोई शेयर कर रिलेटेड दीजिए। क्लासेस है नहीं इसलिए। हाँ चलो, तो इसलिए अभी अभी जो है वो ये सब मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, मगर तो वो तो मैंने अभी से यूट्यूब में अपलोड करना शुरू किया। पीएसटी जूम क्लास, ये डॉक्यूमेंट पीएसटी क्लास 2 सेंड, चलो इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो फिर गुड थैंक नाइट यू सर। एवरीबॉडी। गुड नाइट Thank you, सर, sir. बाय सर। हाँ ठीक है। तो जरूरी नहीं कि 2 घंटे का क्लास हो, कभी कभी मुझे टाइम मिलेगा ऐसे ही 1 घंटे के लिए बैठ जाएंगे, समझ में आएगा। 1 घंटे में मुझे ज्यादा प्रेशर फील नहीं होता है, तो रात को भी कभी बैठ सकते हैं, जैसे भी हो। 2 घंटे के लिए पूरा एक प्रेशर फील होने लगता है कि हाँ 2 घंटे का क्लास है। 1 घंटा मेरे लिए भी थोड़ा इजी हो जाता है। चलो